रुकिए 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 ज़रा रुकिए तो सही। दोस्तों, अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में सिर्फ 10% भी जानते हैं तो हो सकता है आज की वीडियो आपकी सोच बदल के रख दे। दोस्तों, यूट्यूब पर धोलेरा को लेकर हज़ारों वीडियोज़ हैं। कोई बोलता है कि ये इंडिया का फ्यूचर है, कोई बोलता है सब कुछ झूठ है, लेकिन सच है आखिर है क्या? दोस्तों, आज इसी का जवाब मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 एसआरए विलेजेस के बारे में, 11 फ्री होल्ड विलेजेस के बारे में, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ग्राउंड रियलिटी और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, मेरा चैलेंज है, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो धोलेरा को समझने के लिए बार बार यूट्यूब पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि धोलेरा में प्रॉपर्टी लेने से पहले कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यही पॉइंट वो होंगे जो आपके लाखों रुपए बचाने का दम रखते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले धोलेरा क्या है, दूसरा धोलेरा आखिर सरकार बनाई क्यों रही है, और तीसरा हम कौन है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं धोलेरा आखिर है क्या। दोस्तों, ये भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल प्लान्ड स्मार्ट सिटी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दोस्तों, सरकार ने एक खाली जगह को पहले से एक्वायर किया, और बिल्कुल जो कि खाली बंजर जमीन हुआ करती थी, वहां पर हमें पहले से आज के समय में पता है कि रेसिडेंशियल जोन कहाँ आना है, कमर्शियल जोन कहाँ आना है, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ आना है, कहाँ पार्क आने हैं, कहाँ नदी नाले आने हैं, कहाँ रिवर आनी है, कहाँ सोलर पार्क आना है, सब कुछ पहले से पता है। अब दोस्तों, जब सरकार को सब कुछ स्क्रैच से बनाना ही था तो सरकार ने इसको हाईटेक बनाया, सस्टेनेबल बनाया और ग्लोबली कनेक्टेड बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुबई, सिंगापुर, लंदन और शंघाई को प्लान किया गया था, बनाया गया था। अब दोस्तों, धुलारा नज़र कैसे आता है? दोस्तों, कुछ ऐसा नज़र आता है। अब मान के चलिए दोस्तों, मैंने बोला कि इस कॉर्नर में आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या दोस्तों इस इमेज को देख के आपको की फीलिंग टच हो पा रही है? जाहिर सी बात है, नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, ये धुलेरा की फोटो नहीं है, ये एक इस जगह की 30 साल पुरानी फोटो है जो आज कुछ ऐसी नज़र आती है। और ये दोस्तों, इस जगह का नाम क्या है? यह है सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि दुबई। दोस्तों, दुबई आज से 30 साल पहले कुछ ऐसा नज़र आया करता था और आज कुछ ऐसा नज़र आता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं दोस्तों, आज भी लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, और आज से 25 से 30 साल पहले भी लोग बागों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डाला था। सवाल ये उठता है कि 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट डालने वाले कौन लोग थे? तो दोस्तों, देखा जाए तो वही लोग रहे होंगे जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई होगी कि आने वाले 25 से 30 सालों में दुबई कुछ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, धुलेरा का रिगार्डिंग मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, एक रिटेल इन्वेस्टर का डेटा ये बोलता है कि 2000 से लेकर 2025 तक दुबई में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 50 गुना हुआ है। ये सिर्फ कहानी दोस्तों दुबई में नहीं हुई, बल्कि शेंज़ेन, जिसको मछुआरों का शहर बोला जाया करता था, दोस्तों आज के समय में वो चाइना की सिलिकॉन वैली और चाइना की जीडीपी में सबसे अहम हिस्सा निभाती है। दोस्तों, यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 70 गुना हुआ पिछले मात्र 25 सालों के अंदर। चलो दोस्तों, ये तो विदेशों की बात हो रही थी। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो गुड़गांव, जिसको आज के समय में भारत का कॉर्पोरेट कैपिटल भी बोला जाता है या साइबर सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, दोस्तों 2005 से लेकर 2025 यानी कि पिछले 20 सालों के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का डेटा ये बोलता है कि यहाँ भी लोगों का पैसा 30 से 35 गुना हुआ है। अब दोस्तों, बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? धुलेरा के बारे में। तो दोस्तों, धुलेरा के बारे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों के अंदर धुलेरा की ज़मीन के रेट 20 से 25 गुना हो सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, वो है क्या सच में वहाँ के रेट 10 सालों में 10 गुना हो पाएंगे? यही हमारी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एरिया या किसी भी लैंड के प्राइस को अप्रिशिएट करते हैं? तो दोस्तों, रिसर्च करने के बाद 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है कनेक्टिविटी। दोस्तों, अगर आज मैं गुड़गांव या बैंगलोर की भी बात कर लूँ, दोस्तों यहाँ पर अगर मैं गुड़गांव को उठा लूँ तो गुड़गांव में आज के समय पे गाज़ियाबाद के भी लोग जॉब करने जाते हैं, शादरा, दिल्ली शादरा के भी लोग आते हैं, इवन हरियाणा के लोग जाते हैं, मेरठ के भी लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि क्या कहते हैं, अपने गुड़गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कनेक्टिविटी। आज के समय पे गुड़गांव की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। आपने भी सुना होगा, दिल्ली से लेकर मेरठ में रैपिड रेल भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एरिया की ज़मीन के एप्रिसिएशन के अंदर। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है सरकार इसको बना ही क्यों रही है? तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो एक ही मुद्दा है, भारत को डेवलप बनाना। इसी उद्देश्य से धुलेरा की नींव रखी गई थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब सरकार ने 2008-9 में प्लानिंग करी कि भारत को डेवलप बनाना है, तो उन्होंने ये देखा कि भाई पूरे इंडिया को एक साथ डेवलप नहीं किया जा सकता, तो इसको नोड वाइज करेंगे। तो उन्होंने एक नोड उठाया दिल्ली से लेकर मुंबई तक का, और सरकार ने इसको नाम दिया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये जो आप लाल रेखा देख पा रहे हैं, ये एक मुंबई एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है आज के समय पे। और ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि भारत के इंडस्ट्रियल क्रांति का सबसे बड़ा जन्मदाता है। दोस्तों, इसी के बीच में सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें स्मार्ट सिटी बनानी है, और धुलेरा यहाँ पर हमें चूज़ किया गया। दोस्तों, डीएमआईसी यानी कि धुलेरा, डीएमआईसी और धुलेरा को बसाने वाली वही कंपनीज है जिन्होंने दुबई को भी दुबई की मास्टर प्लानिंग के विजन के पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि एकॉम और जैकोब्स। अब बात करते हैं डीएमआईसी के बारे में। दोस्तों, डीएमआईसी भारत के 6 राज्यों से होते हुए गुजरता है: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र।
अब दोस्तों धोलेरा और डीएमआईसी को बनाने के सरकार के दो मुख्य कारण थे। पहला ये था कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना है और दूसरा ये था प्रोडक्शन अच्छा करना है। सिंपल भाषा में बात करें, मान के चलिए दोस्तों, ये मैकबुक में मैं पीपीटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैकबुक सपोज आपने ऑर्डर किया और मान के चलिए आपके पास 15 दिन बाद पहुंचा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप इसकी पेमेंट 15 दिन बाद करेंगे। अब जिस कंपनी ने इसको भेजा होगा आपके पास, तो ये कंपनी ने असेंबली करी होगी, इसकी डिस्प्ले कहीं से मंगाई होगी, हो सकता है चाइना से मंगाई हो, इसकी बैटरी हो सकता है जापान से मंगाई हो। जब ये असेंबली कर रहे थे तो हो सकता है इन्होंने सामान जो लिया हो वो उधारी पे लिया हो। ये उनको भी हो सकता है अगले 5 से 7 दिन में उधारी चुकाएंगे। तो दोस्तों अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आई तो इकोनॉमी जो है वो बेसिकली लेट घूमेगी। तो सरकार ने बोला पहले हम ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़ प्रोडक्शन, क्यों ना इसका प्रोडक्शन मेक इन इंडिया हो जाए, भारत में ही बनने लग जाए, मेरे ताऊ का लड़का, मेरे चाचा का लड़का ही बनने लग जाए, यानी कि मेरे आस पड़ोस में ही, मेरे देश में ही चीज़ें बननी शुरू हो जाए, तो भारत की जीडीपी को नया बल मिलेगा। अब दोस्तों सरकार ने सबसे पहले धोलेरा की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए 4 चीज़ों पे, ट्रांसपोर्टेशन में 4 चीज़ों पे काम किया: रोड, रेल, एयरपोर्ट और सीपोर्ट। इन्होंने रोड के लिए दोस्तों बना दिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। धोलेरा इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दोस्तों। इससे हुआ क्या कि दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो रास्ता दोस्तों 1480 किलोमीटर का रास्ता है, जो उसमें पहले 24 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम हुआ करता था, वो 12 घंटे का हो गया। कमाल की बात ये नहीं है बनाएंगे दोस्तों, ये जो आप फोटोज देख पा रहे हैं, लाइव फोटोज देख पा रहे हैं, ऑलरेडी तकरीबन 70% ये कंप्लीट भी हो चुका है, ऑपरेशनल भी है। इसी रोड से दोस्तों दिल्ली से जयपुर हम 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, गुड़गांव से अलवर 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। गुजरात वाला सेक्शन में तकरीबन 100% कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों रेल की। आपको पता होगा दोस्तों भारत में 2 तरह की रेलगाड़ी चलती हैं, एक है पैसेंजर गाड़ी, एक है मालगाड़ी। अब आपने हमें जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपने कभी ना कभी पैसेंजर गाड़ी में ज़रूर ट्रेवल किया होगा। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम किसी सिग्नल से जाते हैं तो वहाँ पर मालगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। तो दोस्तों जो मालगाड़ियाँ खड़ी रहती थी उनमें माल किसका होता था? उनमें माल हुआ करता था व्यापारियों का। और अगर व्यापारियों का माल डिले होगा तो जाहिर सी बात है उनको नुकसान होगा और अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी को नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों सरकार ने एक प्लानिंग करी डीएफसी की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सरकार ने बोला कि जो ऑलरेडी दिल्ली से लेकर मुंबई तक की पटरियां बिछी हुई हैं, इनके साथ में हम 2 पटरी और बिछाएंगे, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और इस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, वो भी 0 सिग्नल फेलियर के साथ। दोस्तों जब बनाना ही था तो हैवी ड्यूटी ट्रैक्स बनाए और डबल कैपेसिटी के बनाए। इससे फायदा ये हुआ दोस्तों, आज के समय में भारत में डबल डेकर मालगाड़ी भी चलती है और वो भी 100% इलेक्ट्रिक। दोस्तों इससे फायदा ये हुआ, जो कि मालगाड़ी की कैपेसिटी मात्र 4 से 5,000 टन हुआ करती थी, वो बढ़ के 13,000 टन हो गई और ये 100 की स्पीड से भी आज के समय में भारत में चलती हैं। इससे फायदा ये हुआ दोस्तों, हमने पिछले साल 19 नवंबर को 1000 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया था दोस्तों, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पिछला फाइनेंशियल खत्म होते होते हमने तकरीबन 1600 मिलियन टन माल ढोया, जो कि पहले की तुलना में तकरीबन 60 से 65% ज़्यादा है। ये भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा मददगार, बहुत बड़ा एक बैकबोन बन गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सरकार को डिसाइड ये करना था कि भाई डीएमआईसी के अंदर हम एयरपोर्ट और सीपोर्ट कहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये देखा कि डीएमआईसी के जो 6 राज्य पड़ते हैं उनमें गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे एरिया हैं जो कोस्टल बाउंड्री एरियाज के निकट आते हैं, मतलब जिन पे लगती है। अब इन दोनों स्टेट में सरकार को दोस्तों एक स्टेट डिसाइड करना था। उस समय चुना गया गुजरात को। दोस्तों गुजरात के चुनने के रीज़न बहुत सारे हो सकते थे, लेकिन जो 4 प्रमुख रीज़न थे वो ये थे कि उस समय भारत की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन गुजरात से 8% आया करता था। 40% कार्गो हैंडलिंग जो होती थी वो गुजरात से होती थी, यानी कि अगर 100 जहाज भारत से बाहर जाते थे तो उनमें से 40 तो गुजरात से ही जाते थे। 20% टोटल एक्सपोर्ट भी गुजरात से होता था और 21% फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी गुजरात से आती थी। और दोस्तों इनके साथ में एक रीज़न ये भी था कि उस समय के वहाँ के सीएम मोदी साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने भी थोड़ा सा जोर दिया। उसके बाद दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई स्मार्ट सिटी धोलेरा वो गुजरात में भी कहाँ बनाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से नाम निकल के आता है धोलेरा। अब ये धोलेरा है क्या? तो दोस्तों आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो, लोथल, इन सब के बारे में ज़रूर सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों ये वही जगह है जिसको हम लोथल के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज से 4500 साल पहले पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंशियंट ट्रेड हब हुआ करता था दोस्तों, जो कि किसी कारणवश खत्म हो गया। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है दोस्तों, पुरानी एक एंशियंट ट्रेड हब को दोबारा से रिवाइव करने का काम कर रही है। अब धोलेरा नज़र कैसे आता है? ये जो आप मैप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये धोलेरा का मैप है। इसको धोलेरा को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इसको आप 2 हिस्सों में देख पाएंगे, एक है कलरफुल पार्ट। अगर मैं पूरे धोलेरा तालुका के बारे में बात करूँ, ये है कलरफुल पार्ट, और दोस्तों एक देख पा रहे हो आप ग्रे पार्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके नीचे तक पूरी धोलेरा तालुका लगती है। अब ये कलरफुल पार्ट और ग्रे पार्ट का मतलब क्या है दोस्तों? जो कलरफुल पार्ट है ये बेसिकली एसआईआर एक्ट का पार्ट है, जिसको हम धोलेरा एसआईआर के नाम से भी जानते हैं, और ये दिस इज फ्री होल्ड लैंड। अब जो हमारा एयरपोर्ट है ये फ्री होल्ड लैंड के अंदर आता है। अब ये है क्या दोस्तों? धोलेरा एक छोटा सा गांव हुआ करता था, तो सरकार ने पहले क्या किया, इसमें 21 गांव जोड़े और इसको धोलेरा तालुका बना दिया, और 2015 के अंदर इसमें 11 गांव और जोड़े गए जिनको फ्री होल्ड गांव का दर्जा दिया गया, और टोटल 33 गांव को मिलाकर धोलेरा बना दिया गया।
अब ये SIR एक्ट है क्या, ये कलरफुल पार्ट है क्या, तो इसमें अलग अलग कलर के दोस्तों अलग अलग मतलब हैं जिसको हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको SIR के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों देखा जाए ज़्यादातर भारत के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपकी और मेरी तरह। हमारी इन्वेस्टमेंट की सीमाएँ हैं जैसे कि 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी शुरुआत दोस्तों यहाँ से होती है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। अब जब इसकी स्थापना की जा रही थी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बोला कि भाई हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या, मान के चलिए कुछ कारणवश आपकी सरकार चली गई तो दूसरी सरकार क्या बोलेगी, या तो उस पर अपना ठप्पा लगाने के लिए कुछ और अच्छा काम करेगी या हो सकता है उस प्रोजेक्ट को फेल कर दे, बंद कर दे। तो उस समय दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने एक एक्ट प्रपोज किया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। दोस्तों ये वही एक्ट है जो हमारी सेंजन सिटी के अंदर यानी कि चाइना की सेंजन सिटी के अंदर लगा था, दुबई के अंदर भी लगा था। ये एक्ट क्या करता है दोस्तों, ये किसी भी सिटी को पॉलिटिकल इश्यू से बाहर करता है। इसका मतलब ये है सरकार ने अगर किसी कंपनी के साथ किसी भी इंडस्ट्री के साथ MOU साइन कर लिया, उनको कमिटमेंट दे दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरी सरकार आएगी और वो कमिटमेंट को फेल कर दे। ये लॉ दोस्तों 2009 6 जनवरी 2009 को संसद में पेश किया गया और 2016 में अमेंडमेंट कराने के बाद इसको संसद में पास कराया गया और पूरे धुलेरा में लागू कर दिया गया। उसके बाद अच्छा दोस्तों ये जो एक्ट है ये इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन का एक्ट है अगर सिंपल भाषा में देखा जाए। अब दोस्तों शुरुआत हमने बात करी थी कि धुलेरा और उसके आसपास की जगह में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आने वाले 10 सालों में 20 से 25 गुना हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उन टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करी है। अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों धुलेरा की कनेक्टिविटी। ये है दोस्तों धुलेरा स्मार्ट सिटी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है गल्फ ऑफ खंबात जो समुद्र का एरिया पड़ता है। ये दोस्तों अहमदाबाद से 71 किलोमीटर की दूरी पे है, राजकोट से 170 किलोमीटर, भावनगर से 65 किलोमीटर और वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पे है। अब समझते हैं दोस्तों सरकार ने यहाँ पर लेके आई 45 मिनट रिवॉल्यूशन कनेक्टिविटी। इसके लिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, एक बनाया धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रपोज किया गया था दोस्तों ये 2021-22 के आसपास में, जो कि 2026-27 तक ऑपरेशन होने की पूरी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। इस एयरपोर्ट की दोस्तों सबसे खास बात यह है, ये भारत का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होने वाला है और भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट। और कब शुरू हो जाएगा दोस्तों, 2027 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ये जो आप रनवे देख पा रहे हैं ऑलरेडी 2 रनवे यहाँ पे बन चुके हैं। ATC टावर टर्मिनल बिल्डिंग्स का काम ऑलरेडी चालू है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग्स लगभग 80% कंप्लीट भी हो चुकी हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों ये पिछले साल जून 2025 की फोटो है जहाँ पर 2 रनवे कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं बताऊँ, एयरपोर्ट मात्र एक ऐसा रीजन हो सकता है जो वहाँ के रेट को बड़ा कर 3 से 4 गुना कर सकता है। सपोज आज अगर वहाँ का रेट 100 रुपये है तो हो सकता है वहाँ का रेट 300-400 सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से हो जाए। क्योंकि ये एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, चाहे मैं जेवर एयरपोर्ट को उठा लूँ, चाहे मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को उठा लूँ, चाहे मैं हिंडन एयरपोर्ट को उठा लूँ। और अगर जिस सिटी में आप रहते हैं, अगर आपने आसपास देखा होगा एयरपोर्ट के आसपास की ज़मीन, वहाँ के ऑपरेशन होते ही वहाँ के रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। दोस्तों एक एक्सप्रेसवे सरकार ने वहाँ पर तकरीबन क्या ऑपरेशन हो चुका है, 100% ऑपरेशनल है आज के समय पे। इन्होंने दोस्तों सरकार ने क्या किया है, एक 109 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बनाया है जिसने अहमदाबाद से लेकर धुलेरा का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से घटाकर 71 किलोमीटर कर दिया और हम मात्र 45 मिनट में अहमदाबाद से धुलेरा पहुँच जाते हैं। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है, ये 250 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है दोस्तों, ये टोटल जो एरिया है ये 250 मीटर चौड़ा है, तकरीबन 800 फीट। ये दोस्तों पूरे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है। अभी फिलहाल 4 लेन ये कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल है। ये इधर भी एक्सपेंडेबल है, इधर भी एक्सपेंडेबल है, इधर भी एक्सपेंडेबल है, इधर भी एक्सपेंडेबल है। बीच में दोस्तों मेट्रो के लिए जगह छोड़ी गई है। और दोस्तों जब एक्सप्रेसवे बनता है तो आसपास के रेट वैसे ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों मेट्रो की। दोस्तों आप जिस भी सिटी में रहते हो, अगर वहाँ पर मेट्रो आ गई है तो आपने देखा होगा मेट्रो आने के मेट्रो हमेशा 3 बार में रेट बढ़ाती है। पहला तब जब वो अनाउंस हो जाती है कि यहाँ पर मेट्रो बढ़ने वाली है तो वहाँ के रेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं। दूसरा तब जब वहाँ पर काम शुरू होने लगता है दोस्तों। और तीसरा तब सर जब मेट्रो ऑपरेशन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर कौन सी मेट्रो आनी है, तो दोस्तों वहाँ पर आनी है अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेल। भारत की पहली क्या कहते हैं वंदे भारत जो मेट्रो है वो अपने धुलेरा में चलने वाली है। फर्स्ट फेज में दोस्तों 134 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति आवर डिसाइड की गई है, जो कि अभी तक की भारत की सबसे तेज है। और दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 2029 से 30 तक कंप्लीट हो जाएगी और इसी साल इसका भूमि पूजन भी शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सी पोर्ट को लेकर दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी पीपा भावनगर में ऑलरेडी सी पोर्ट है जिसको और बड़ा किया जा रहा है। और धुलेरा सी पोर्ट को लेकर नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ इंडिया का विजन लेके भारत सरकार काम कर रही है। हो सकता है 2030 तक आप ये देखेंगे कि यहाँ का जो सी पोर्ट है वो पूरे भारत का सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सी पोर्ट में से एक होगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो एक्चुअली में किसी भी ज़मीन की रेट बढ़ाते हैं, वो है इंडस्ट्रीज़ यानी कि एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का।
अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर को सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दोस्तों सेमीकंडक्टर वो एक चिप होती है जो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज़ होती है। चाहे मैं लैपटॉप की बात कर लूँ, चाहे मैं मोबाइल की बात कर लूँ, चाहे किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को उठा लो, गाड़ी हो गया, कोई भी आप एरोप्लेन उठा लो, सब में सेमीकंडक्टर चिप लगती हैं। और कमाल की बात यह है, जब दोस्तों इसकी स्थापना की जा रही थी तो उस समय भारत की जो पर डे का जो कंजप्शन था सेमीकंडक्टर चिप का, जो हम इंपोर्ट किया करते थे बाहर से, वो किया करते थे 300 करोड़ रुपीस हर दिन का। मैं साल की बात नहीं कर रहा हूँ। इतना बड़ा मार्केट है भारत सेमीकंडक्टर के कि हम 300 करोड़ रुपए की चिप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है इस समय 400, 500, 600 करोड़ पर डे की हमारी कैपेसिटी हो। अब जब हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 3 देशों की मोनोपोली है, जैसे कि चाइना हो गया, अपना अमेरिका हो गया और ताइवान हो गया। ये 3 देश की मोनोपोली है। चौथा देश बनने जा रहा है अपना भारत। अब टाटा ने इसके अंदर 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 91,000 करोड़ दोस्तों इतना बड़ा होता है कि पिछले साल का अगर हम दिल्ली का बजट उठाएं तो तकरीबन 95,000 करोड़ का था। यानी कि दिल्ली को चलाने में जितना पैसा लगा उतना एक कंपनी ने यहाँ पे पैसा लगाया। इन्होंने 2024 में 7,76,000 गज की जगह एक्यूपाई करी और अनाउंस किया कि हम आने वाले 5 से 6 सालों यानी कि 2030 तक हम धोलेरा के अंदर तकरीबन 1.25 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट करेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों 7,76,000 गज कौन सा एरिया है, ये जो आप ब्लू बाउंड्री देख पा रहे होंगे टाटा ने एक्वायर की हुई है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी बनी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आप 2024 की फोटो देख पा रहे हैं। 2025 में यहाँ पर क्रेनों का बाजार था। अगर कोई धोलेरा आप में से कोई गया तो आपने ये बाजार जरूर देखा होगा। आज भी वहाँ पर क्रेनों का बाजार लगा हुआ है। ऐसा लगता है दोस्तों आपने एक साथ इतनी क्रेन कभी नहीं देखी होंगी, इतनी क्रेन वहाँ पर बिछी हुई है। उसके बाद ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं जून 2025 की फोटो, जिसका मेन गेट बनना जब शुरू हुआ था, यहाँ पर क्या कहते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम शुरू हुआ था। ये लेटेस्ट फोटो है दोस्तों दिसंबर 2025 की। जब आप अब जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? क्योंकि 2027 में ये एट एनी कॉस्ट ऑपरेशनल हो जाएगा और भारत को पहली मेक इन इंडिया की चिप आपको जो बिल्कुल जीरो से असेंबल होगी, असेंबल क्या जीरो से मैन्युफैक्चर होगी, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब के अंदर वेदांता भी जम कर चुका है। इतना ही नहीं, टोक्यो इलेक्ट्रॉन जो कि जापान की कंपनी है, इन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ पार्टनरशिप करी है, जो R&D करके रोबोट्स बनाएगी, सॉफ्टवेयर देगी ताकि सेमीकंडक्टर बनने आसान हो जाए। उतना ही नहीं दोस्तों, नेक्स्ट जेन हाईटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुड़गांव की एक बहुत अच्छी कंपनी है, इन्होंने 8800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि रॉ से वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और डेटा सेंटर के लिए चिप बनाने का काम करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं डेटा सेंटर की बात करूं तो आपको पता होगा भारत में डेटा सेंटर की बहुत शॉर्टेज है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे अडानी साहब सबसे पहले आ गया है। इन्होंने भारत का जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो ये उस समय का सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट था 3 लाख करोड़ का, जो कि तकरीबन 2029 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद डेटा सेंटर में L&T वीओ क्यों पीछे हटे, तो इन्होंने भी 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये 2028 तक अपने प्लांट को चालू भी कर देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग जो कि डेटा सेंटर में फादर ऑफ ऑल कंपनीज आप बोल सकते हो, इन्होंने अनाउंस किया कि हम पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाएंगे, वो भी कहाँ, अपने धुलेरा के अंदर। $10 बिलियन की लागत के साथ इन्होंने अनाउंस किया, जो कि 2028 से 29 के बीच में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जेबिल ने भी 1000 करोड़ वहाँ पे लगा दिए हैं। अगर मैं बात करूँ पूरी दुनिया में प्लेन बनाने वाले जो टॉप 2 कंपनीज हैं, एयरबस और बोइंग, इन दोनों कंपनीज दोनों अपनी सर दोस्तों वहाँ पर MRO हब लगा रही हैं। MRO हब बोले तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड बेसिक ऑपरेशंस अब धुलेरा में हुआ करेंगे। ये बाहर इधर उधर ऑपरेशन MRO करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने धुलेरा में MRO हो जाया करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा ने एयरबस के साथ 2020-21 में कोलैबोरेट किया। किस चीज़ के लिए? कि हम अपने देश में पहला मेक इन एयरक्राफ्ट बनाएंगे और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। कहाँ? धुलेरा के अंदर एविएशन एकेडमी बनाएंगे, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगाएंगे। यानी कि अपने ही भारत के अंदर अब एयरक्राफ्ट बनेंगे भी, बच्चे सीखेंगे भी, उड़ाएंगे भी। आप दोस्तों कौन सा एयरक्राफ्ट बनाएंगे? तो पहला एयरक्राफ्ट का टेंडर मिला भारत सरकार से C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का। 2021 में जब इनको धुलेरा में लैंड डिलीवर नहीं हुए थे तो उन्होंने डिसाइड किया पहला प्लांट हम वडोदरा में लगाएंगे और उसके बाद ऑपरेशंस को अपने धुलेरा में एक्सटेंड करेंगे। ये दोस्तों वो एक एयरक्राफ्ट है जो भारत सरकार को डिलीवर करना था। और दोस्तों अच्छी बात ये है, करना नहीं है, भारत का पहला मेक इन एयरक्राफ्ट अपने मई या जून 2026 में हम डिलीवर कर चुके हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं लाइव फोटोज़ मैंने यहाँ पे लगाई हुई हैं और ये अपनी पहली फ्लाइट टेक ऑफ भी कर चुका है। अब दोस्तों अगर ये कंपनीज आएंगे तो क्या वहाँ के रेट नहीं बढ़ेंगे, वहाँ पे पीजी की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी? जाहिर सी बात है बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, अडानी ने एम्ब्रेयर के साथ पार्टनरशिप करी है। एम्ब्रेयर जिम्बाब्वे की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये अभी आपने देखा होगा भारत में छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं।
तो इन एयरपोर्ट को छोटे प्लेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए अडानी साहब ने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करी और ये 100 सीटर से 125 सीटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे और आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप देखेंगे कि ये 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भारत सरकार को डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अगर आप आजकल की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा वाकिफ रखते हैं तो आपने ये देखा होगा दोस्तों, जो पेट्रोल और डीजल का फ्यूचर है वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। शायद आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर आप देखेंगे पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत कम हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी किसकी? जाहिर सी बात है ईवी व्हीकल्स की और हाइड्रोजन फ्यूल की। और दोस्तों मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि रिलायंस जो फादर ऑफ ऑल कंपनीज है, ये हाइड्रोजन पर बहुत सालों से 12-15 सालों से काम कर रही है और इन्होंने अभी तक का भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है प्राइवेट कंपनीज द्वारा, वो है तकरीबन 6 लाख करोड़ का, वो भी कहाँ? अपने धुलेरा के अंदर। आपको आने वाले सालों के अंदर धुलेरा में हाइड्रोजन प्लांट होते हुए स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। ईवी बैटरीज के लिए शिंगशन होल्डिंग ग्रुप ने 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अगर मैं 5 स्टार होटल्स की बात करूँ तो एजेयू कंपनीज, जो कि बहुत बड़ी एक चेन है 5 स्टार होटल्स की, भारत में ऑलरेडी इनके 4-5 होटल्स हैं, ये भी अपने एक 5 स्टार होटल बना रही है अपने धुलेरा के अंदर, मात्र एयरपोर्ट से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे। इतना ही नहीं, धुलेरा में एक सरकारी बिल्डिंग है एबीसीडी बिल्डिंग, वहाँ पर इनका रेस्टोरेंट भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा ने वहाँ पे एक 5 स्टार होटल बना रही है, जो कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, वो होने वाला है। 522 बेड का बना रही है। आपने इसके बारे में न्यूज़ सुनी भी होगी, मैंने यहाँ स्लाइड में नहीं डाला हुआ है। उसके बाद चीरीपालन इंडस्ट्रीज़ ने 3800 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया भारत सरकार के साथ। शायद आने वाले 2-3 साल में आपको ऑपरेशनल होता हुआ नजर आ जाएगा। ये सोलर पैनल बनाती है दोस्तों। उसके बाद रिन्यू पावर, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये ऑलरेडी 2-3 साल से वहाँ पर ऑपरेशनल है। इन्होंने 100 एकड़ की लैंड ऑक्यूपाई करके वहाँ पर पहला प्लांट 2 गीगावाट का लगा दिया था। पहला प्लांट ऑपरेशनल हो चुका है, दूसरा प्लांट भी ऑपरेशनल हो चुका है, तीसरा प्लांट शायद इसी साल ऑपरेशनल हो जाएगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, पुरानी फोटो देख पा रहे हैं, ये भी पुरानी फोटो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो 500 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने भारत सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। मैं छोटी मोटी कंपनीज की जो आप और मैं खोलेंगे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेरेंट कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो ऐसी कंपनी दोस्तों 500 से ज़्यादा कंपनीज है जिन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट धुलेरा के अंदर किया है। अब इनको गैसेस कौन प्रोवाइड करेगा? तो जिसमें 2 बहुत बड़ी कंपनी का नाम आता है। पहला लिंडे, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन जो भी गैसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है बनाएगी। उसके बाद आयोनक्स एयर है, ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेशनल रही है, जो आप फोटो देख रहे हैं, लाइव फोटो देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन वगैरह गैसेस वगैरह बनाती है ऑलरेडी। और जो रिन्यू पावर वहाँ पर ऑपरेशनल है, उनके पास जो गैस जाती है वो आयोनक्स एयर प्रोडक्ट से ही जाती है। इन्होंने पहले फेज में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। ऐसी दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, हिमैक्स हो गया, वेदांता, फॉक्सकॉन लैम हो गया, एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, एलएनटी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रिन्यू, अडानी, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्लू डार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, जीएसडब्ल्यू, इसरो, डीआरडीओ, ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पर भारत सरकार के साथ एमओयू साइन कर चुकी हैं। टोटल 500 के आसपास ये कंपनीज हैं। और दोस्तों आप सोचो, अगर 500 पेरेंट कंपनीज आएंगे तो छोटी मोटी कंपनीज कितनी सारी आने वाली हैं। सोचो ये कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी, कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी। और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कनेक्टिविटी ऑलरेडी सरकार यहाँ पर बेहतरीन बना ही रही है, तो सोचो दोस्तों यहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ने वाली है। तो क्या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। अब दोस्तों सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करें तो कोई भी सिटी आप भारत में देख लो या कहीं भी वर्ल्ड में देख लो, उनको 2 चीज़ों की प्रॉब्लम ज़रूर आती है। पहला बिजली की और दूसरा पानी की। तो दोस्तों उन्होंने बिजली के लिए क्या किया, भारत सरकार ने अनाउंस किया, हम पूरे वर्ल्ड का, भारत का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट धुलेरा में लगाएंगे। कितना? 4400 मेगावाट का। दोस्तों 4400 मेगावाट इतना होता है, ये पुराना डेटा है, 2021 में जितनी पूरे बिहार को बिजली की जरूरत होती थी उतना बिजली हम सिर्फ और सिर्फ धुलेरा के लिए लगाएंगे। और अपना धुलेरा है मात्र इतना सा, इतने से धुलेरा के लिए हम 4400 मेगावाट प्रपोज किया, जिसमें 3 कंपनीज ने टेंडर लिया, जिसमें सबसे पहले नाम निकल के आता है टाटा पावर का। टाटा पावर ने 1000 मेगावाट का भारत सरकार से टेंडर लिया और 300 मेगावाट ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं लाइव फोटो है। अब दोस्तों 300 मेगावाट कितना होता है? दोस्तों 300 मेगावाट इतना होता है जितना पूरा गाजियाबाद और नोएडा के लिए सफिशिएंट हो। इतनी बिजली ऑलरेडी वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। जितना अभी धुलेरा में यूज़ हो सकता है उतना हो रहा है, बाकी टोरेंट के माध्यम से इसको अहमदाबाद सेल किया जा रहा है। पानी की प्रॉब्लम के लिए दोस्तों जनरली आपने देखा होगा, जिस भी सिटी में हम रहते हैं यहाँ बारिश आती है, बारिश का पानी कहाँ जाता है? रीयूज तो होता नहीं है, ये सब नदी नालों में मिल जाता है और अल्टीमेटली जो भी मेन नदी होती है उसमें छोड़ दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, जिससे हमारी वाटर बॉडीज़ भी ख़राब होती हैं। तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया, पूरे धुलेरा के अंदर जो भी बारिश होगी तो वो जाएगा उसका पानी आर्टिफिशियल लेक के अंदर। इन्होंने दोस्तों 6 आर्टिफिशियल लेक का प्रपोजल लगा, जिसमें एक डिलीवर भी हो चुकी है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं एआई जनरेटेड नहीं है, ये लाइव फोटो वहाँ पर ऑलरेडी लग चुका है। वहाँ पर एक लेक हम ऑलरेडी ऑपरेशन कर चुके हैं जो कि 6 किलोमीटर लंबी है और ऐसी 5 लेक और बननी है। उसके बाद डिसैलिनेशन प्लांट,
दोस्तों आरओ प्लांट के बारे में भी सिंपल लैंग्वेज में सुना ही होगा, तो वहाँ पर एक आरओ प्लांट लग रहे हैं। इस आरओ प्लांट की सबसे खास बात यह है, ये भारत का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन प्लांट होने वाला है, जिसकी कैपेसिटी होगी 20 करोड़ लीटर पर डे। अभी तक जो टॉप मोस्ट है शायद 12-13 करोड़ पर डे का है, और ये अभी तक पूरे भारत का सबसे बड़ा आरओ प्लांट लगेगा, जो कि शायद आपको 2027-28 में ऑपरेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। पानी के लिए दोस्तों इतना ही नहीं, एक कल्पसा डैम भी सरकार बना रही है। दोस्तों गुजरात के अंदर जो भी 7-8 नदियाँ होती हैं, वो सारा का सारा पानी जाता कहाँ है, वो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाता है और वो खराब हो जाता है। तो जो भी नदियाँ, चाहे माही रिवर की मैं बात करूँ, चाहे साबरमती की बात करूँ, चाहे दादर रिवर की बात करूँ, इन सारे के सारे पानी को, मीठे पानी के रिजर्वायर को रोकने के लिए धोलेरा के बगल में ही या भावनगर से भरूच की तरफ एक कल्पसा डैम बनाया जा रहा है। ये एआई जनरेटेड इमेज है, हालांकि यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है जो कि 16 लेन का, जिस पे यहाँ पर रोड भी बनाएंगे और रेलवे भी ट्रैक बिछाएंगे, जो कि भावनगर से लेके भरूच, जो पहले हम घूम के आते थे, ऐसे घूम के आते थे, ये डिस्टेंस भी तकरीबन 30 किलोमीटर का कर देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मीठे पानी का रिजर्वायर है, ये सिर्फ धोलेरा के लिए काफ़ी नहीं, ये आसपास, चाहे मैं धंधुका की बात करूँ, भावनगर की बात करूँ, वडोदरा की बात करूँ, भरूच की बात करूँ, इन सब के पानी की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है, जिसकी कैपेसिटी 5 करोड़ लीटर पर डे की है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी इम्पोज हो चुका है, पावर स्टेशन वहाँ पर ऑलरेडी लग चुका है, जो टोरेंट का पावर स्टेशन है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लाइफस्टाइल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो वहाँ पर ABCD बिल्डिंग बन चुकी है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे और भी चीज़ें देख सकते हैं, हालांकि मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ, ये सरकारी विभाग है, और जो भी किसी भी कंपनी को वहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने होते हैं, तो दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। एक बिल्डिंग में आओ, यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये पूरे धोलेरा का दिल है। चाहे मैं कोई भी कंट्रोल सेंटर की बात करूँ, पूरे धोलेरा में 10,000 से ज़्यादा सेंसर लग रहे हैं, सब कुछ यहीं से मॉनिटर होंगे, ट्रैफिक यहीं से मॉनिटर होगा, सब कुछ यहीं से मॉनिटर होगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये दूसरे एंगल से फोटो देख पा रहे हैं, कुछ अंदर से ऐसा नज़र आता है। उसके बाद रोड नेटवर्क जो हमारे बिछ रहा है, वो ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाई हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर फ्यूचर में GTC सेंटर यानी गुजरात ट्रेड सेंटर बनना है, जैसे कि बुर्ज खलीफा है अपना, उसी के टाइप का एक आइकॉनिक बिल्डिंग यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें कॉर्पोरेट ऑफिस होंगे, मॉल्स होंगे, होटल्स होंगे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, यानी कि हेलीपैड की सुविधा भी यहाँ पर है, रोड बीच में से जाएगी, मेट्रो बीच में से जाएगी, ये सब फैसिलिटीज़ होंगी। ये फ्यूचर का मैंने आपको चीज़ें बताई। हॉस्पिटल बनना वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, फायर स्टेशन 11 गैराज का फायर स्टेशन बनना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तकरीबन 70 to 80% जिसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। स्कूल बनना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ पर धोलेरा यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है, मतलब सरकार ने वहाँ पर एक GSER गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन इम्पोज किया है, जिसको 6,000 एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 1,000 एकड़ के अंदर CBSE और IB बोर्ड को दे चुके हैं। और इसकी अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, इसके पढ़ाई के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल के रखे गए हैं, यानी कि बाहर के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करेंगे। टूरिज्म है दोस्तों, काम भी कर लिया, पढ़ भी लिए, जी भी लिए, घूमेंगे फिरेंगे कहाँ? तो अगर मैं बात करूँ टूरिज्म को लेके, तो वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी सी दूर पे ही 20-25 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पर एक नेशनल पार्क हुआ करता था, वेलावदार, जिसका नाम ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलावदार कर दिया गया है। क्यों रखा ब्लैक बक? क्योंकि सबसे ज़्यादा हिरण यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं, शेर, चीता, लोमड़ी सब मिलेगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लैक बक पाए जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया ब्लैक बक नेशनल पार्क। उसके बाद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक म्यूजियम बना रहे हैं, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को शो करेगा। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये जो आप यहाँ पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, क्रेन व्रेन सब कुछ यहाँ पर है, और हो सकता है आने वाले 2-3 सालों के अंदर ये पूरी की पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी होता हुआ आपको नजर आ जाए। लास्ट में दोस्तों 3-4 स्लाइड्स के अंदर हम पूरी PPT को खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी सेक्शन को लेके। दोस्तों यहाँ के जो रोड हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की रोडों को 200 से 300 साल तक खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो पहले से डाल दी गई हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले बसावट आती है, बाद में सरकार को रोड बनाने का ध्यान आता है, फिर कभी वो गैस की पाइपलाइन डालते हैं, कभी बिजली की पाइपलाइन डालते हैं, और रोड खुदती रहती है। तो यहाँ की रोड खोदेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले से 11 यूटिलिटी सेक्शन अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। चाहे मैं स्टॉर्म वाटर की बात करूँ, चाहे मैं वेस्ट वाटर की बात करूँ, चाहे मैं रिसाइकल्ड वाटर की पाइप लाइन की बात करूँ, पोर्टेबल वाटर हो गया, क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सीवर वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सारा का सारे पानी की पाइपलाइन नीचे से हैं, गैस की पाइपलाइन नीचे से है, पावर की पाइपलाइन नीचे से, सब कुछ ही अंडरग्राउंड दोस्तों ऑलरेडी सरकार वहाँ पर कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं और बात करूँ आगे, कि आपको याद होगा शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि इसका कंपैरिजन दुबई, सिंगापुर, लंदन, डेनमार्क ऐसी सिटी से किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों आप इसको ऐसे एग्जांपल समझो, मान के चलिए आप दो भाई हैं या 2 बहन हैं। अब मान के चलिए आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के 12th में मार्क्स आ गए 90% मार्क्स, तो बाई चांस, बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक बेंच मार्क सेट हो गया कि कुछ हो या ना हो, मुझे भाई के बराबर या बहन के बराबर नंबर तो लेके आने हैं। याद है ना?
कंपटीशन भाई बहन के साथ थोड़ा सा होता है। तो दोस्तों जब धुलेरा की नींव रखी गई थी तो पहले से इसके बेंचमार्क डिसाइड किए गए, जैसे कि रोड डिज़ाइन कहाँ से उठाएंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। पावर सेक्टर उठाएंगे सिंगापुर, लंदन, कनाडा से। अर्बन प्लानिंग उठाएंगे लंदन, शिकागो, मिल्टन से। यानी कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जिस सिटी से की जो चीज़ अच्छी है वो टेक्नोलॉजी हम उठा लेंगे। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं उठाई दोस्तों, भारत सरकार ने पूरी कंपनीज ही उठा ली, जैसे कि एकॉम। दोस्तों एकॉम वही कंपनी है जिसने दुबई को बसाया। दुबई को बसाने वाली एकॉम कंपनी अपने धुलेरा को बसा रही है। जैकोब्स जिसने दुबई का क्या कहते हैं पाम जुमेरा बसाया, नासा के अंदर भी काम किया। हेल्को जिसने लंदन ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए। इतना ही नहीं, IBM हो गया, सिस्को हो गया, ILNT हो गया, सारी की सारी कंपनीज मिलकर धुलेरा को बसा रही हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें केस स्टडी को लेके, तो मैं यहाँ पे अब लास्ट में आपको केस स्टडी बताना चाहूँगा। दोस्तों टाटा नैनो को हर एक इंसान जानता है कि टाटा नैनो एक गाड़ी आई थी भारत में, आई थी क्या, अभी भी है, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई फॉर सम रीजंस। दोस्तों आपको पता होगा टाटा नैनो का जो पहले प्लांट जो लगना था वो वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज उसको वो वहाँ से हटना पड़ा और कहाँ आ गया, ये अपने सनद गाँव के अंदर आ गया, गुजरात के अंदर। मोदी जी इसको वहाँ पर लेके आ गए, जहाँ 1100 एकड़ की लैंड इनको एक्वायर कराई गई और 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आए। अब दोस्तों टाटा नैनो की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसको एक कंपनी नहीं बना सकती थी। इसमें दोस्तों इसका लोगो कोई और कंपनी बनाती थी, टायर कोई और कंपनी बनाती थी, नट एंड बोल्ट कोई और कंपनी बनाती थी, सेंसर कोई और कंपनी बनाती थी। नतीजा ये रहा कि वहाँ पर वो सारी कंपनीज आ गई। और ये पेपर कटिंग है कि 10 साल पहले जहाँ से नैनो प्लांट गया वहाँ आज खेती भी मुश्किल है, और जहाँ पहुँचा वहाँ 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग गई। इससे फ़ायदा ये हुआ दोस्तों कि 2010 में जो सनद गांव का जो 100 गज के प्लॉट का जो सरकारी भाव हुआ करता था वो मात्र 70 से 80 हज़ार हुआ करता था, लेकिन 10 साल बाद 2020 आते आते वही सरकारी भाव 100 गज के प्लॉट का कितना पहुंच गया, 16 से 18 लाख। अभी चल रहा है 2026, तो अभी तकरीबन शायद 70-80 लाख भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 10 साल में कितना हुआ, 20 गुना। और हम क्या बोल रहे हैं, आने वाले क्या 10 सालों में 10 गुना हो सकता है? तो ये जजमेंट आपको लेना है, ये मेरा फैसला नहीं है। अब सोचिए यहाँ 450 बेबी कंपनीज आई हैं, और मैं क्या कह रहा हूँ, धुलेरा के अंदर 500 से ज़्यादा पेरेंट कंपनीज आने वाली हैं। तो सोचिए क्या अंतर रहने वाला है, क्या अप्रिशिएशन आपको वहाँ मिलने वाला है, क्या अगर वो नेक्स्ट दुबई से ऊपर चला गया तो क्या आपका अप्रिशिएशन होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में सवाल ये उठता है कि हम कौन है। तो दोस्तों हम हैं मेरिक इंफ्राटेक। मेरिक इंफ्राटेक के बारे में हो सकता है आपने सुना हो या नहीं सुना हो, या जिसने भी आपको वीडियो भेजी है ये आपको बता देंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, हम धुलेरा के अंदर 2012 से हैं। 2012 से 17 तक हमने बल्क लैंड में काम किया और 2017 में हम रिटेल के अंदर आ गए। हम दोस्तों तब से हैं धुलेरा के अंदर जब धुलेरा में धूल उड़ा कर दी थी, तब से हम काम कर रहे हैं। 10 बीघा की लैंड हमने लेके सबसे पहली बार वहाँ पर काम करना शुरू किया था, और आज के समय पे तकरीबन 25 लाख गज से ज़्यादा ज़मीन हम धुलेरा में बेच चुके हैं। दोस्तों लास्ट ईयर हमें प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड भी मिला था, वो भी गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल जी से। लीडिंग लैंड डेवलपर इन धुलेरा स्मार्ट सिटी का ये अवार्ड था। इतना ही नहीं, बहुत सारे हम फोर्ब्स की मैगजीन में आ चुके हैं, टाइकन ग्लोबल में हम आ चुके हैं। दोस्तों अगर मैं करंटली बात करूं, तकरीबन हम 30 से ज़्यादा रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ लिखा है 22 लाख गज, 22 लाख गज मान लेते हैं, 22 लाख गज से ज़्यादा ज़मीन हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, क्योंकि ये पुराना डेटा आप देख पा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट दोस्तों आपको मिलेंगे वो गेटेड एंट्री सोसाइटी के अंदर मिलेंगे। इनसाइड रोड मतलब रोड हम बना के दे देंगे CC ब्लॉक की, बाउंड्री वॉल सोसाइटी करके देंगे, क्लब हाउस बना के देंगे, ट्री प्लांटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सिक्योरिटी कैबिन हम ये बना के देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं बताऊं अभी तक हम 10,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलरेडी करा चुके हैं, और जो कि पूरे वर्ल्ड की 10 से ज़्यादा देशों में हमारे आज के समय में क्लाइंट हैं। हमारे जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो मयूर हमारा पेटेंट होता है, मयूर के नाम से आते हैं, जैसे कि मयूर सिग्नेचर, मयूर स्वास्थ्य, मयूर कल्प, मयूर इवाना, मयूर एरोसिटी, मयूर हमारा पेटेंट है। हम जो भी माल धुलेरा या धुलेरा के आसपास में बेचते हैं वो सारा का सारा माल दोस्तों NA NOC टाइटल क्लियर और नक्शा पास करा के ही हम देते हैं। हम पक्की रजिस्ट्री देते हैं, दाखिल खारिज वक्त सब कुछ हम करा के देते हैं, ये हमारी USP है। उसके बाद अगर मैं दोस्तों धुलेरा के मैप पे बात करूं तो मैंने आपको बताया था इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, फ्री होल्ड लैंड एंड कलरफुल पार्ट SIR रीजन। अब हम कहाँ दोस्तों ज़मीन बेचते हैं, तो हम SIR जोन के अंदर भी बेचते हैं, हम धुलेरा फ्री होल्ड लैंड में भी बेचते हैं, और हम धुलेरा के आसपास भी बेचते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कलर का मतलब बताता हूँ। ग्रे कलर का मतलब है फ्री होल्ड लैंड, और जो आप स्काई ब्लू कलर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ सोलर पार्क बनेंगे। जो मैंने आपको 300 मेगावाट का बताया वो ये ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मैप पे शो किया हुआ है आपको। यहाँ पर सोलर पार्क बनेंगे, विंड मिल्स बनेंगी। जो आप पर्पल या जो भी आप पर्पल या पिंक कलर देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही आनी है। पिंक कलर खासकर जो छोटा सा पिंकिश टाइप में है, ये ऑरेंजिश टाइप में, यहाँ IT हब्स आएंगे। उसके बाद जो ग्रीन पैच आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरिया ही रहेगा, यानी कि या तो यहाँ पर आप खेती कर पाएंगे,
या आप यहाँ पर रिजॉर्ट्स भी बना पाएंगे, आप यहाँ पर पार्क बना पाएंगे। उसके बाद जो आप डार्क येलो वाला एरिया देख पा रहे हैं, डार्क येलो वाला ये हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पर हम 50 माले 70 माले की बिल्डिंग देखेंगे। उसके बाद जो आप ये जो स्लाइट जो लाइट येलो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्यूचर में रेसिडेंशियल जोन बनेंगे जिसकी शुरुआत कम से कम 350 गज से होने वाली है। अभी नहीं बिक रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एसआरए जोन के अंदर क्या बेचते हैं। एसआरए जोन के अंदर दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करूँ तो ये है दोस्तों टाटा इलेक्ट्रॉनिक, ये है रिन्यू पावर, और यहाँ पर इसके पास में हम भी अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। अगर किसी को खरीदनी हो तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बेचते हैं। अब दोस्तों एसआरए जोन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया ही बेचते हैं, हम फिलहाल रेसिडेंशियल एरिया नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेचते हैं? क्योंकि दोस्तों अभी एसआरए जोन के अंदर रेसिडेंशियल में या किसी और चीज़ में इंडस्ट्रियल को छोड़ के नक्शा पास नहीं हो रहा है। क्यों नक्शा पास नहीं हो रहा है? क्योंकि दोस्तों पहले पर्पस है यहाँ पर इंडस्ट्रीज बसाना। अब क्यों है, क्यों नक्शा पास नहीं हो रहा, मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान के चलिए दोस्तों, ये जो ज़मीन है 7,76,000 गज, तकरीबन 7.25 लाख गज जो ज़मीन है, ये टाटा की है। टाटा को मान के चलिए 2 साल बाद 2 लाख गज की ज़मीन और पड़ गई, तो टाटा क्या अपने से 5 किलोमीटर दूर रहेगा, लेगा नहीं। ज़ाहिर सी बात है आसपास में ज़मीन उठाएगा। आसपास में कौन सा पैच पड़ गया, अपना येलो पैच, यानी कि रेसिडेंशियल जोन। तो ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है इसको ये एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इनको दे देगी। सरकार कह रही है अगर आपको एसआरए जोन के अंदर खरीदना है तो आप बल्क लैंड खरीद लीजिए, जिसकी शुरुआत दोस्तों 3-4 करोड़ से होती है। अगर किसी का भी बजट 3-4 करोड़ से ऊपर का है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम भी दिलवा देते हैं। अच्छा, एसआरए जोन में हमें बच के क्या रहना है दोस्तों? बहुत सारे लोग ग्रीन पैच में, खासकर सोडी जैसे विलेज के अंदर, मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, सोडी विलेज के अंदर, इस एरिया के अंदर दोस्तों ग्रीन पैच के अंदर ज़मीन बेच रहे हैं, क्या बोलकर मल्टीपर्पस लैंड है। और कुछ लोग एरिया इस धोलेरा के आसपास में जो खून एरिया पड़ता है, यहाँ पर भी ग्रीन पैच के अंदर ज़मीन बेच रहे हैं, क्या मल्टीपर्पस। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, मल्टीपर्पस लैंड ही है। मल्टीपर्पस बोले तो यहाँ आप खेती कर लोगे, यहाँ आप पार्क बना लोगे, अम्यूजमेंट पार्क बना लोगे, यहाँ आप रिजॉर्ट्स बना सकते हो जिसमें शायद 90% एरिया ग्रीन ही छोड़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसा किसी काम की नहीं है। तो बहुत सारे डेवलपर यहाँ पर झूठ बोल बोल के मल्टीपर्पज़ का नाम ले लेके यहाँ पर बेच रहे हैं। हम कहाँ ज़मीन बेचते हैं रेसिडेंशियल दोस्तों? फ्री होल्ड एरिया के अंदर हम ज़मीन बेचते हैं और धुलेरा के आसपास में बेचते हैं। जो भी आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं, ये हमारी वो ज़मीन है जिनको हम या तो बेच चुके हैं या थोड़ी बहुत इन्वेंट्रीज बची होंगी। उसके बाद जैसे कि दोस्तों ये धंधुका धुलेरा, ये स्टेट हाईवे है। हमारी ज़मीन की सबसे खास बात ये आपको मिलेगी, हम या तो ज़मीन आपको स्टेट हाईवे पे देंगे या मिनिमम 60 फुटा रोड पे देंगे। एक ही हमारा एक प्रॉपर्टी है जो 30 फुटा रोड पे, बाकी सारी की सारी 30 प्रोजेक्ट में से 29 प्रोजेक्ट हमारे दोस्तों स्टेट हाईवे या 60 फुटा रोड पर ही हैं। जैसे कि ये स्टेट हाईवे है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 3-4 प्रोजेक्ट हैं। ये अनंता मयूर अनंता प्रोजेक्ट हो गया, मयूर ग्रीन्स हो गया दोस्तों। उसके बाद अच्छा, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ कि हम स्टेट हाईवे पे देते हैं। मान के चलिए गाँव विलेज है, हालांकि अर्बनाइजेशन उसका हो चुका है पूरा, हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले जो अप्रिशिएशन आता है वो मेन रोड का आता है। और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी वो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के अंदर अंदर में मिल जाएंगी। एबीसीडी बिल्डिंग से, एबीसीडी बिल्डिंग ये रही, एबीसीडी बिल्डिंग से 5 किलोमीटर से लेकर 15-16 किलोमीटर के अंदर अंदर हमारी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ आपको नजर आने वाली हैं। टाटा के आसपास में 10-15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के रेडियस में हमारी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई। अगर मैं रेट के ऊपर बात करूँ तो दोस्तों पूरे धुलेरा के आज के समय पे मोटा मोटा 7-7.5 हज़ार से रेट शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 15,000 तक के भी रेट हैं। तो इस रेंज में पूरे धुलेरा के आसपास के रेट हैं। और कुछ बोलता भाई 7,000 और 15,000 में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों कनेक्टिविटी का फ़र्क है और डेवलपर टू डेवलपर चीज़ें फ़र्क आ जाती हैं। डेवलपर कहाँ बेच रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटीज़ वो देने वाला है। अब मैं अगर अपने आपको रेट के बारे में बात करूँ दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, भावनगर की तरफ कोई यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर्टी बेचे तो उससे बचें, क्योंकि जो डेवलपमेंट आ रही है अभी वो इसी एरिया में, ऊपर वाले हाफ पोर्शन में ही डेवलपमेंट आ रही है। एयरपोर्ट की तरफ भी डेवलपमेंट आ रही है, भावनगर की तरफ ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही है। किसी को पता है तो TP1, TP2, TP3, TP4 ये जो एरिया लगता है वो TP5 एंड TP6 लगता है। तो TP5 एंड TP6 में डेवलपमेंट आएगी, लेकिन 2042 के आसपास में आएगी। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना है खुद को। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9990861123। ये मेरा नंबर है, दोबारा सुन लीजिए, 9990861123। उसके बाद दोस्तों हमारे जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रेट के बारे में बात करूँ तो हमने रेट में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमारे जो रेट हैं वो तकरीबन 8750 से शुरू हो जाता है, 11,000 तक के रेट हैं। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो इनके बारे में आपको खास बात बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर 800-750 यानी कि 9,000 से लेकर 11,000 का अगर हम एवरेज रेट मान लें, इसमें भी हम आपको 36% तक का डिस्काउंट देंगे। कैसे देंगे? तो ये आप हमें फ़ोन कीजिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर धुलेरा को समझना है तो एक विज़िट ज़रूर कीजिए। बिना विज़िट के धुलेरा आपको समझ में नहीं आने वाला। कितने भी कोई आपको कोई चीज़ें बता दें, एक बार विज़िट करना ज़रूरी है।
उसके बाद मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा दोस्तों, थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को सुना, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट रह गए हो तो आप मुझे संपर्क जरूर करें। विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच।